हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट वन जो है ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो पार्ट वन पहले देखेंगे, उसके बाद पार्ट टू देखेंगे, या कभी भी पार्ट वन भी देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर एनसीएल का स्पेशल बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बेसिक कंसेप्ट के साथ स्टडी करना चाहते हैं एनसीएल के लिए और फिर दूसरे एग्ज़ाम के लिए जो जेई लेवल का एग्जाम हो, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे डाउनलोड करके और वहाँ पे बहुत नॉमिनल प्राइस पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 21 हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 to 20 क्वेश्चन हमने पार्ट वन में कवर कर लिया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ अ कार्नोट इंजन रिजेक्ट 1/4 ऑफ द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अब देखिए एफिशिएंसी पूछ रहा है कार्नोट इंजन का, ठीक है। डाटा बहुत कम दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखिए जो नहीं दिया है, जो पूछ रहा है उसका फार्मूला लिख दीजिए अगर डाटा ज़्यादा नहीं है तो। कार्नोट का इफ़िशियंसी, कार्नोट इंजन का इफ़िशियंसी हमें फार्मूला लिखना है। कार्नोट इंजन का इफ़िशियंसी होता है वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। वर्क डन को लिखेंगे हम लोग W और हीट सप्लाई को लिखेंगे QS, हीट सप्लाई, ओके। अब देखिए जो W होता है वर्क डन, वो होता है हीट सप्लाई QS माइनस हीट रिजेक्शन, ओके। अब देखिए ये क्या हुआ, दिया हुआ है कार्नोट इंजन रिजेक्ट 1/4 ऑफ द हीट फ्रॉम द रिजर्वायर, ओके। तो यानी हीट सप्लाई जो है वो हीट सप्लाई ऐसे ही जैसा वैसे रहेगा। हीट रिजेक्ट जो है कितना कर रहा, 1/4 कर रहा है, 1/4 ऑफ द हीट रिजर्वायर। ऑफ द हीट रिजर्वायर का मतलब है कि जितना सप्लाई हो रहा था, ओके। मतलब रिजर्वायर यानी सोर्स जहाँ से सप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा इनटू QS, ओके। तो इसको लिख सकते हैं हीट सप्लाई माइनस हीट सप्लाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 हीट सप्लाई माइनस 1 हीट सप्लाई, QS कुछ नहीं तो 1 है यहाँ, ठीक है, ऑफ 1 4 हो जाएगा। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हीट सप्लाई अपॉन 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे W के जगह पे, ठीक है। W के जगह पे क्या करेंगे, 3/4 QS हीट सप्लाई, और ये एक QS जो है हीट सप्लाई, इसको भी हम लोग लिखेंगे, डिवीजन में है तो इसको ऐसे लिख लीजिए आप, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ QS, ठीक है। अब 3/4 यहाँ पे तो QS हीट सप्लाई है, इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ओके। तो हीट सप्लाई यहाँ से कट गया, तो क्या बच गया हमें 3/4 हो गया। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.75। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा C, 0.75, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22nd, विच इज द करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। तो इसमें से करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सा है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट के लिए। तो केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट का करेक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो होगा वर्क डन साइकिल जो होता है, वर्क साइकिल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा C, वर्क डन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग करेंगे, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। 2500 किलो जूल पर मिनट हीट इज सप्लाइड टू अ हीट इंजन एट 1200 केल्विन, ओके। हीट सप्लाई हो रहा है 2500 किलो जूल पर मिनट पे, और उसका टेम्परेचर दिया है कितने टेम्परेचर पे, तो 1200 केल्विन पे, ओके। केल्विन में टेम्परेचर दिया है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जनरली केल्विन में ही दिया होता है। इट रिजेक्ट हीट एट 1500 किलो जूल पर मिनट, और हीट रिजेक्ट कर रहा 1500 किलो जूल पर मिनट पे, जहाँ पे टेम्परेचर रहेगा 600 केल्विन। दिस टाइप ऑफ इंजन इज, तो पूछ रहा है कि ये इंजन किस टाइप का है, आइडियल है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, या फिर इम्पॉसिबल इंजन है, ठीक है।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए इसका सॉल्व करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी इक्वल टू होता है हीट सप्लाई अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को यहाँ लिख देंगे T1 और माइनस हीट रिजेक्शन। अब रिजेक्ट जब कर रहा है हीट तब टेम्परेचर कितना है जो है वो लिख देंगे, तो T2 हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, कभी कभी फार्मूला में हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं Q1 अपॉन T1 इक्वल टू माइनस Q2 अपॉन T2, ऐसे भी लिखकर सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे हीट सप्लाई और हीट रिजेक्ट दिया हुआ है तो इसलिए उस फॉर्म में मैंने लिखा। ओके, तो हीट सप्लाई कितना है 2500 किलो जूल पर मिनट है। सब जगह यूनिट सेम है, कोई यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही चीज़ जब भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो अच्छे से देखना है, आपको डाटा ही देखना होता है और फार्मूला आपको तो याद रहेगा। बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है तो, नहीं है तो यहाँ से एक एक चीज़ आप देखते चलिए। ओके, तो देखिए टेम्परेचर कितना है 1200 माइनस हीट रिजेक्शन हो रहा है 1500 किलो जूल पर मिनट, तो टेम्परेचर है 600 केल्विन। ओके, अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा ना, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। मतलब आपके पास क्या हो गया 25 अपॉन 12 माइनस 15/6 हो जाएगा। इसको कट कर सकते हैं 3 से, 3 2 जा 6 और 3 5 15। ओके, इसको कट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, रहने देते हैं। तो 25 अपॉन 12 माइनस 5/2। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐसे इतने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कर दे रहा हूँ मैं। तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 25 दूना 50 माइनस ये 12 25 60 अपॉन फिर नीचे का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है 12 दूना 24। तो क्या बच जाएगा -10/24 हो गया। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस है तो माइनस में ही आएगा 0.4166। अब तो ये आंसर आ गया। अब पूछ रहा है ये इंजन किस टाइप का है, तो कैसे बता पाएंगे ये इंजन किस टाइप का है। देखिए ये जो वैल्यू है माइनस में है, ठीक है, माइनस में वैल्यू है मतलब लेस देन 0 है, 0 से भी कम है। इसका मतलब है कि लेस देन अगर 0 है तो जो इंजन होगा इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, जो इंजन होगा इरिवर्सिबल होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, इरिवर्सिबल। अब भाई आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये इरिवर्सिबल क्यों होगा, तो सुनिए क्यों होगा। ठीक है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे जो बेसिक कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, जो मेरा वीडियो जो इसके पहले भी देखे होंगे। क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ठीक है, इसमें क्या होता है इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी लेस देन 0 जब होता है तो इस इंजन को बोलते हैं इरिवर्सिबल। क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। तो यही तो है, ये इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी जो है लेस देन 0 ही तो है, तो इरिवर्सिबल है। अगर इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो इंजन होगा, ग्रेटर देन बोल रहा हूँ, इक्वल टू 0 है तो इंजन जो होगा वो होगा रिवर्सिबल। ओके, ये भी एग्जाम में ज़्यादा आता है, डायरेक्ट यही वाला आ जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग। और इंटीग्रल डी क्यू अपॉन टी इज ग्रेटर देन 0 है तो इंजन जो होगा इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल इंजन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सारा इस टाइप से दिया हुआ है ऑप्शन भी। तो हमने जो सॉल्व किया वो लेस देन 0 आ गया, डी क्यू अपॉन टी यही आया ना लेस देन 0, तो हमारा इंजन जो ये है इरिवर्सिबल इंजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज गवर्न बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट ट्रांसफर प्रोसेस जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और ट्रिकी भी है बहुत ज़्यादा। फार्मूला याद रहता है उसके बाद भी जो स्टूडेंट है वो रॉन्ग कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। देखिएगा इसमें क्या है,
ठीक है। 1 किलो जूल हीट इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग from a reservoir at a temperature of 527 degrees Celsius. Okay, the change in entropy of the reservoir is change of entropy पूछ रहा है। ओके तो देखिए सबसे पहले टेम्परेचर लिखेंगे, डाटा जो है वो लिखना जरूरी है, एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में याद ही रहेगा ये डाटा है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ओके तो डाटा है हमारे पास, टेम्परेचर जो है वो 527 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड करेंगे और केल्विन में इसको बनाएंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो 800 केल्विन टेम्परेचर हो जाएगा। ओके अब बात आती है हीट ट्रांसफ़र की, तो 1 किलो जूल, ठीक है, 1 किलो जूल हीट ट्रांसफ़र दिया है, यानी क्यू दिया हुआ है, यानी डेल्टा क्यू दिया है मान लीजिए। ओके क्योंकि हीट सिर्फ हीट नहीं, हीट ट्रांसफ़र बोल रहा है, तो डेल्टा क्यू 1 किलो जूल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे जूल पर केल्विन में ऑप्शन है, ऑप्शन को भी देखना जरूरी होता है कि हमें आंसर लाना कैसे है। ओके ये बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे अच्छा है कि वैल्यू पुट करने के पहले ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको किलो जूल को जूल में कर लेंगे तो 1000 ये जूल हो जाएगा। ओके अब एक फार्मूला होता है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर पूछ रहा है, तो डी एस चेंज ऑफ एंट्रोपी, डी एस लिख सकते हैं या फिर डेल्टा एस लिख सकते हैं। ओके तो होता है डेल्टा क्यू यानी हीट ट्रांसफ़र अपॉन टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके अब देखने वाली बात ये है, यहाँ पे लिखेंगे हीट ट्रांसफ़र टू द सराउंडिंग फ्रॉम अ रिजर्वायर लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, टू द सराउंडिंग फ्रॉम अ रिजर्वायर, रिजर्वायर से सराउंडिंग के तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हीट इज लीविंग फ्रॉम द रिजर्वायर, यानी रिजर्वायर से हीट जो है वो जा रहा है। ओके ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका मतलब है कि साइन जो होगा वो निगेटिव होगा, माइनस होगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं बोला था कि ये फार्मूला पता होता है स्टूडेंट को, बेसिक कंसेप्ट भी पता होता है कुछ हद तक, लेकिन लास्ट में जाते जाते एग्जाम का प्रेशर जो होता है उसमें भूल जाते हैं, ये देखना ठीक है। तो माइनस का साइन होगा तो माइनस हो जाएगा, हीट ट्रांसफ़र जो है 1000 और टेम्परेचर दिया हुआ है 800, इसको और इसको कट कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 डिवाइडेड बाई 8 जब आप करेंगे तो आ जाएगा -1.25 जूल पर केल्विन। ठीक है क्योंकि ये देखिए ये जूल था और ये केल्विन में था तो जूल पर केल्विन हो गया। अब माइनस हमने समझ लिया कि यहाँ पे माइनस होगा, इसलिए माइनस में हमारा आंसर आया, इसलिए क्या हो गया हमारा जो आंसर राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। ये माइनस लिखा है 1.25, नहीं तो अगर इसको नहीं हम लोग समझे रहते तो इसको आंसर को सी कर देते और घर में आते खुश होकर कि अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर भी आया था, बट रॉन्ग हो जाता। ओके तो इस तरीके को छोटे छोटे चीज़ें देखना है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट कुछ दिन में पब्लिश हो जाएगा, एनसीएल का मॉक टेस्ट ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट दे, उतने से हो जाएगा। बट जिनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो बेसिक कंसेप्ट का जो कोर्स चालू हुआ है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बुक्स है, बहुत सारे बुक्स हैं, किसी भी बुक से आप लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जो जहाँ पे भी नहीं आता है, ऐसा तो होगा नहीं कि कुछ भी नहीं आता है, बहुत सारा चीज़ आता होगा, जहाँ भी बेसिक कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर करते चलिए साथ साथ और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आप प्रिपरेशन करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्रैक कर सकते हैं ईजिली। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ रिवर्सिबल हीट इंजन रिसीव 240 किलो जूल पर सेकेंड हीट फ्रॉम अ सोर्स एट 627 डिग्री सेल्सियस एंड रिजेक्ट हीट टू अ सिंक एट 300 केल्विन, द अवेलेबल पावर इज, अवेलेबल पावर पूछ रहा है। ठीक है अवेलेबल पावर का मतलब होता है मैक्सिमम यूजफुल वर्क। क्या होता है इसका मतलब, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, और कहीं कहीं पे आपको बोला होगा अवेलेबिलिटी, ठीक है, और अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन इक्वल टू होता है क्यू हीट सप्लाई
1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, कहीं कहीं पे फार्मूला ये भी लिखा रहता है मैक्सिमम वर्क इक्वल टू Q 1 माइनस T0 अपॉन T, ऐसा भी लिखा होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है कि फार्मूला ही एग्जाम में आ जाए, तो इस तरह से फार्मूला लिखा रहेगा। ठीक है, T0 को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी सिंक टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, सिंक और सराउंडिंग टेम्परेचर। ओके, और सिर्फ T जो होता है नीचे वाला वो होता है सोर्स टेम्परेचर, सोर्स और रिजर्वायर टेम्परेचर। तो यहाँ पे T2 T1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हीट सप्लाई Q है और ये जो है T1 है और ये जो है T2 है, मान लेते हैं। ओके, तो T2 तो 300 केल्विन दिया हुआ है और सोर्स टेम्परेचर जो दिया हुआ है T1 ये 627 डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो इसी को हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो T1 जो है 627 दिया है तो इसमें 273 ऐड कर दीजिए क्योंकि केल्विन में तो हमें चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा केल्विन। ओके, तो यहाँ पे हीट सप्लाई Q कितना है 240 किलो जूल पर सेकेंड, तो 240 यहाँ पे रख लेंगे। ओके, यही 1 माइनस T2 कितना है 300 है अपॉन 900 क्या है T1 है, कट कर लेंगे इसको। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक, तो क्या हो जाएगा 240, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 240 इंटू 2/3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको कट करेंगे, 8 3 जा 24 हो जाएगा और ये एक जीरो बचा है मतलब 80 है, हो जाएगा यहाँ पे, इसको हटा दिए तो 80 दूना 160 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 160 किलोवाट, किलो जूल पर सेकेंड में आंसर आएगा, उसका मतलब ही होता है किलोवाट। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये किलोवाट और किलो जूल पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी क्या होगा, तो सिस्टम का एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस में सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रिमेन्स द सेम। अगर यहाँ पे इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो उस केस में एंट्रोपी जो होता है कांस्टेंट नहीं होता है। ओके, ये भी याद रखिएगा। एक और सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है और 99% स्टूडेंट जो है ये रॉन्ग कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, SSC JEE 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। 28 देखिए, कंसीडरिंग फ्रिक्शनल इफेक्ट द आइसेंट्रोपिक फ्लूइड फ्लो बिकम्स। ओके, देखिए आइसेंट्रोपिक फ्लूइड के अगर बारे में बात करें, आइसेंट्रोपिक फ्लो लिखता हूँ एक एक चीज़। आइसेंट्रोपिक फ्लो अच्छे से समझिएगा पूरे ध्यान से। आइसेंट्रोपिक फ्लो जो होता है ये एक टाइप का एंट्रोपी, ये कांस्टेंट होता है, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट। ओके, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो जो होता है उसी को बोलते हैं आइसेंट्रोपिक फ्लो। ये बहुत से स्टूडेंट को पता होता है जो पढ़े रहते हैं अच्छे से, मतलब एवरेज स्टूडेंट को ये पता रहता है कि आइसेंट्रोपिक फ्लो जो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो है। क्वेश्चन ये देखें, आइसेंट्रोपिक फ्लो को मार्क कर देते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, वहीं पे ये रॉन्ग हो जाता है। ओके, वहीं पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आइसेंट्रोपिक फ्लो रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, आइसेंट्रोपिक फ्लो तो होता है लेकिन इसमें फ्रिक्शनल फ्लो जो होता है, फ्रिक्शनल इफेक्ट, उसको निगलेक्ट करते हैं। कब होता है, जब निगलेक्ट फ्रिक्शनल इफेक्ट, ठीक है, तब होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। यहाँ पे दिया है कंसीडरिंग फ्रिक्शनल इफेक्ट, समझ रहे हैं, कंसीडरिंग फ्रिक्शनल इफेक्ट जो होगा, जब होगा उस टाइम में, मतलब फ्रिक्शनल इफेक्ट को जब हम कंसीडर करेंगे उस टाइम पे आइसेंट्रोपिक फ्लूइड फ्लो जो होगा वो होगा
इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक फ्लो। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और इसको लाल पीला करके हाईलाइट करके रखिएगा अच्छे से, ठीक है। बहुत कम ऐसा क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, बट जनरली स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ। तो थोड़ा सा एंट्रोपी के बारे में जान लेते हैं ताकि 2-3 क्वेश्चन का किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपको आएगा तो आप सॉल्व कर सकें। देखिए एंट्रोपी क्या मेजर करता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर को मेजर करता है, और रेंडमनेस ऑफ सिस्टम, सिस्टम का रेंडमनेस जो होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको मेजर करता है। तो आपको आंसर तो यही मिल गया, राइट आंसर होगा सी, डिग्री ऑफ रेंडमनेस एंट्रोपी मेजर करता है। ओके, और चीज़ जान लीजिए एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी डिपेंड किस पे करता है ये भी जान लीजिए। एंट्रोपी डिपेंड्स ऑन, ओके, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है चेंज ऑफ हीट, चेंज ऑफ हीट। ये भी क्वेश्चन आता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और आता है, एंट्रोपी, एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे एंट्रोपी क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 ही होता है, ये याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर वाटर इज, वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 347, नहीं सॉरी क्या गया, 374 डिग्री सेल्सियस होगा सी, 374 डिग्री सेल्सियस। ओके, देखिए एक एक चीज़ का क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर सब मैं बता देता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी जो होता है वो होता है 374.15 डिग्री सेल्सियस, तो इसके आसपास ही है ये, इसलिए ये आंसर हो गया। ओके, और क्रिटिकल प्रेशर भी जान लीजिए कितना होता है, 221.2 बार होता है क्रिटिकल प्रेशर पीसी। ओके, कहीं कहीं आंसर में आपको 225 तक भी दिख जाएगा तो भी राइट होगा, इसके आसपास जो भी रहेगा वो राइट होगा। अब क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये होता है 0.00317 मीटर क्यूब पर केजी। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, द ट्रिपल पॉइंट एंड टीएस डायग्राम इज, टीएस डायग्राम यानी टेम्परेचर एंट्रोपी जो डायग्राम होता है उसमें ट्रिपल पॉइंट जो होता है वहाँ वो एक लाइन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लाइन। लेकिन ये क्वेश्चन बार बार नहीं पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्रिपल पॉइंट किस पे, टीएस डायग्राम पे नहीं, पीवी डायग्राम पे पूछा जाता है, पीवी डायग्राम पे। तो इस पीवी डायग्राम पे जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट। ओके, तो वो हो जाएगा पॉइंट, कब, जब पीवी डायग्राम पे पूछा हुआ रहेगा तब, यानी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर हीटेड वेपर बिहेव एज, सुपर हीटेड वेपर होता है वो बिहेव कैसा करता है, तो सुपर हीटेड वेपर जो होता है अप्रोक्सीमेटली गैस जैसा होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अप्रोक्सीमेटली एज अ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमोलियर चार्ट फ्री एक्सपांसन और थ्रोटलिंग प्रोसेस फ्रॉम हाई प्रेशर टू एटमॉस्फेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसके लिए क्या करना होगा, आपको मोलियर चार्ट देखना होगा या फिर मोलियर चार्ट का आपके बुक में भी होता है, वहाँ पे स्टडी करना होगा। ठीक है, तब देखेंगे वहाँ पे, तब आपको पता चलेगा कि फ्री एक्सपांसन प्रोसेस और थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है वहाँ पे जो दिया होता है हाई प्रेशर के लिए, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, चेंज इन एंथैल्पी इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। ओके, इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट, क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये आंसर दिया हुआ है।
तो जो ऑप्शन हमने देखा तो उससे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। जो हमारे पास फार्मूला है वर्क ट्रांसफर हीट ट्रांसफर, उसको हमने लिखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फार्मूला लिख दिए। मान लीजिए डेल्टा क्यू इक्वल टू, यानी हीट ट्रांसफर इक्वल टू डी यू, क्योंकि हीट ट्रांसफर की बात कर रहा तो हीट ट्रांसफर का फार्मूला लिख दीजिए, डी यू इंटरनल एनर्जी प्लस पी डी वी। ओके, ये लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे दिख गया हमें कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आ भी रहा है। अब इसको प्रूफ भी तो करना पड़ेगा कि है कि नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे, अगर मान के चलते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल और ये एमसीक्यू रट्टा मारेंगे नहीं हो पाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कर लेंगे, 30-40 क्वेश्चन सॉल्व कोई भी कर लेता है, बट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उतने में, इसलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते जाइए और साथ साथ फिर एमसीक्यू सॉल्व करते जाइए, या फिर जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसको आप सोचिए कि कैसे आया, तो आप पढ़िए, बुक पढ़िए, जहाँ पे भी बेसिक कंसेप्ट आपको मिलता है पढ़िए, उसको पढ़ना जरूरी है। ओके, कैसे आया आप सोचिए उसके बारे में। ओके, तो चलिए बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे। तो पी डी वी इसको हम लोग लिखते हैं पी डी वी। पी डी वी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, डी को बाहर लिख सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं पी वी, ठीक है, लिख सकते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफ़र अगर हम लोग करते हैं, हीट ट्रांसफ़र एट कांस्टेंट प्रेशर ऐसे लिख दिए, तो पहले इसको लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, डी यू, ठीक है, डी यू, और पी डी वी के जगह पे हम लोग लिखेंगे प्लस डी पी वी, डी पी वी। ओके, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, यू प्लस पी वी बच जाएगा। ओके, बच गया। तो अब देखिए मज़ेदार बात है, यू प्लस पी वी इक्वल टू होता है एच, एच इक्वल टू होता है यू प्लस पी वी, और एच क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी। ओके, है एंथैल्पी, तो ये डी और यू प्लस पी वी क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। कैपिटल एच लिख लीजिए, स्मॉल एच लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर को माना है। अभी बोल भी रहा चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इन अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर। ओके, चेंज ऑफ एंथैल्पी मतलब इसको, ये चेंज ऑफ एंथैल्पी हमने प्रूफ कर दिया कि ये चेंज ऑफ एंथैल्पी है, इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर हो गया, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू डी एच हमने प्रूफ कर दिया। इफ द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट, तो वो कब प्रूफ हुआ, जब प्रेशर को कांस्टेंट रखे, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस द हीट इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क, किस प्रोसेस में हीट जो होता है फुल्ली कन्वर्ट हो जाता है वर्क में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्यों होगा, क्योंकि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसमें टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि हीट जो एडेड होता है, हीट जो ऐड करते हैं वो स्पेंड करता है एज अ फ्लूइड वर्क में, तो हीट जो ऐड होता है वो वर्क में फुल्ली कन्वर्टेड होता है, इसलिए राइट आंसर होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 PdV गिव द मेजर ऑफ वर्क डूइंग, यानी वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 PdV, ये किसका एक्सप्रेशन है पूछ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन है नॉन फ्लो प्रोसेस है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए, नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस। नॉन फ्लो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है इसी, ये क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम, और इसी को क्वासी इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में ये भी देखने को आपको मिल जाएगा, क्वासी इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर अ स्टडी फ्लो थ्रू अ इंसुलेटेड हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट डायमीटर पाइप दिस प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट,
इसमें कौन सी प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा जब हॉरिजॉन्टल पाइप हो या वर्टिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंसुलेटेड है, मेन ये देखना है। पाइप जब इंसुलेटेड है, ठीक है, अगर इंसुलेटेड पाइप है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, जीरो होगा। तो हीट ट्रांसफ़र जीरो होगा, वर्क ट्रांसफ़र भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो कुछ है नहीं, हीट ट्रांसफ़र वर्क ट्रांसफ़र ऐसा कुछ तो दिया हुआ नहीं है। एच भी कांस्टेंट होता है, यानी एंथैल्पी, एच क्या है, एंथैल्पी है, ठीक है, बार बार एंथैल्पी आ रहा है, याद कर लीजिएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंथैल्पी कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ बॉडी ऑफ मास 20 kg फॉल फ्रीली इन वैक्यूम, इट हैज फॉलन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन में बी अज्यूम एज अ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक वर्क डन बाय द बॉडी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को ले लिया हूँ। इस टाइप से जनरली क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, थोड़ा सा ये हार्ड होता है, ठीक है। अब कितना हार्ड होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। ओके, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बोल रहा है कि मास जो है 20 kg का फॉल हो रहा है, गिर रहा है फ्रीली इन अ वैक्यूम में। ओके, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, सॉल्यूशन आपको मिल गया। जब वैक्यूम में फॉल हो रहा है तो वैक्यूम क्या होता है, रेजिस्टेंस को ऑफर नहीं करता है, ठीक है। वैक्यूम रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है तो वर्क ट्रांसफ़र नहीं होगा। वर्क ट्रांसफ़र नहीं होगा यानी वर्क ट्रांसफ़र W जो होगा वो होगा जीरो। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जीरो। मतलब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एट क्रिटिकल पॉइंट द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज। क्रिटिकल पॉइंट पे एंथैल्पी जो होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा या जीरो होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पे, तो वो होगा जीरो। राइट ऑप्शन डी, जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। An engine working on a Carnot cycle rejects 40% of observed heat from the source, okay, while the sink temperature is maintained at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिंक टेम्परेचर यानी क्या है, T2 दिया हुआ है, ओके, और T1 यहाँ से निकालेंगे ये हीट, ठीक है। देन द सोर्स टेम्परेचर इज, T1 नहीं निकालेंगे, यहाँ पे सोर्स टेम्परेचर T1 पूछ रहा है। यहाँ पे हीट रिजेक्ट और हीट सप्लाई दिया है, यानी Q1 Q2 यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल है, एक हीट रिजेक्ट कर रहा कितना, 50%, यानी 40%, सॉरी। तो हीट रिजेक्ट कर रहा 40%, यानी 40% को 0.4 बोलेंगे, ठीक है। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 0.4 आ जाएगा। ऑफ ऑब्जर्व हीट, यानी जितना हीट ऑब्जर्व किया गया होगा उसका 40% हीट रिजेक्ट करेगा। ऑब्जर्व हीट यानी QS, हीट सप्लाई, ओके। तो हीट रिजेक्ट इक्वल टू 0.4 हीट सप्लाई हो गया। इतना अगर आप काम कर लिए तो समझिए क्वेश्चन को आप 80% सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब बात आती है T2। यहाँ पे T2 टेम्परेचर दिया हुआ है, तो T2 लिख लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है। 273 ऐड करेंगे केल्विन में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। एक डायग्राम भी बनाकर बता देता हूँ आपको। ये है T1, ठीक है, और ये है Q1। Q1 जो होता है उसी को बोला जाता है हीट सप्लाई, ओके। ये है हीट इंजन और यहाँ पे वर्क होता है, और ये Q2 होता है। Q2 को ही हीट रिजेक्ट बोला जाता है। हीट रिजेक्ट इक्वल टू 0.4 हीट सप्लाई लिख लिए, ठीक है। हीट सप्लाई यानी Q1, ठीक। और यहाँ पे आ गया आपका, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, ये हो जाएगा T2। T2 दिया हुआ है 300 केल्विन, ओके। इस हिसाब से देखिए, अब क्या है, हीट ट्रांसफ़र और टेम्परेचर Q और T के बारे में ही बात हो रही है, तो उसी हिसाब से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। फॉर अ कार्नोट इंजन, डरना नहीं है क्वेश्चन देखकर, ठीक है। कुछ लोग सोच भी रहे होंगे इतने हार्ड क्वेश्चन आएगा क्या एग्जाम में। हार्ड नहीं है क्वेश्चन, आपने
किया नहीं है पहले प्रैक्टिस, इस टाइप से क्वेश्चन अब कोई भी एग्जाम हो आने लग गया है। एसएससी जेई में तो भर भर के क्वेश्चन अभी आता है न्यूमेरिकल, 25 to 30% क्वेश्चन न्यूमेरिकल के आ जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम देने जाएंगे न्यूमेरिकल आएंगे, और ये न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, और हार्ड नहीं है क्वेश्चन, ये समझ लीजिए कि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, प्रैक्टिस करेंगे सिंपल हो जाएगा। ओके, तो कार्नोट इंजन का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कैसा लगाएंगे? फार्मूला तो बहुत सारा है, इफ़िशियंसी का फार्मूला है, लेकिन वो तो लगाना नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर और हीट सप्लाई Q और T के बारे में बात किया गया है। तो कार्नोट इंजन का एक फार्मूला होता है Q1 अपॉन T1 इक्वल टू Q2 अपॉन T2। Q1 क्या है? हीट सप्लाई है, ये बताया था, और Q2 जो है हीट रिजेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Q1 अपॉन T1 कितना है? T1 निकालना है वो तो। ओके, Q2 जो दिया है 0.4, Q1 दिया हुआ है, और T2 दिया है क्या? हाँ दिया है 300 केल्विन। ओके, ये देखिए Q1 भी ऊपर है इक्वल के बाहर, ये भी Q1 है तो कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या बच गया हमारे पास? 1 अपॉन T1 इक्वल टू 0.4 अपॉन 300 केल्विन। केल्विन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 अपॉन T है। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो T हो जाएगा, मतलब T1 हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल किए 1 अपॉन T1 को, तो T1 हो जाएगा। तो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर का नीचे करेंगे, यानी 300 डिवाइडेड बाय 0.4। ओके, ये आपका आ गया। मतलब अभी इसको सॉल्व करने अगर जाएंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? T1 जो होगा वो कितना आ जाएगा आपका? 750, और एक क्या होगा? केल्विन में होगा। ठीक है, इतना आंसर स्टूडेंट निकालते हैं और आखिरी में गलत कर देते हैं। इतना दिमाग लगाए और इसको मार्क कर दिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये केल्विन में हमने कन्वर्ट किया था, टेम्परेचर को केल्विन में रखा था, तो इसलिए आंसर जो आया केल्विन में आया, बट डिग्री सेल्सियस में पूछा जा रहा है आंसर, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 750 केल्विन आया था, इसमें माइनस 273 करिए, क्योंकि 273 ऐड करने से केल्विन में हो जाएगा, तो 273 माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट कुछ पूछते हैं कि सर पहले ही क्यों ऐड किए? पहले ऐड ही नहीं करते, डिग्री सेल्सियस में आता रहता तो डिग्री सेल्सियस में ही आंसर आता, नहीं आता। आप सॉल्व करके देखिएगा, रॉन्ग हो जाएगा। केल्विन में करना ज़रूरी है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट में देखना है कि ऑप्शन किस में है। अगर केल्विन में होता तो यही आंसर हो जाता। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में माइनस 273 माइनस करेंगे तो आंसर जो आएगा 774 डिग्री सेल्सियस। ओके, का क्या आंसर हो गया? बी हो गया। ओके, 477 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो फ्रेंड्स पार्ट 2 में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है टोटल 70 क्वेश्चन है। इसमें हर टॉपिक पे 70 क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ। जैसे एनसीएल का एग्जाम देखेंगे तो 70 क्वेश्चन टेक्निकल का आने वाला है, तो सब सारे टॉपिक से हम लोग 70 क्वेश्चन करेंगे। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो पार्ट 3 में हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें टाइम लग रहा है, कुछ नहीं कर सकते, अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम तो देना होगा आपको। ठीक है, और अच्छे से पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है। नोटबुक पेन कॉपी लेकर बैठना है, लिखना है एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट जो बता रहा हूँ लिखना है। बेसिक कंसेप्ट जो हो, जहाँ पे भी नहीं समझ रहा बुक देखिए, कोई भी बुक आपके पास होगा रेफरेंस बुक, उसको देखिए और वहाँ से बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। थोड़ा कहीं प्रॉब्लम होगा तो, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्लास है एनसीएल का स्पेशल बैच चालू है हमारे ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे। सिर्फ 999 पे करके आप बहुत अच्छे से बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एमसीक्यू भी होगा, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, और वीकली लाइव क्लास के थ्रू ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो अभी देख रहे हैं आप, ये सॉल्व भी कराया जाता है और मॉक टेस्ट भी लिया जाता है, जिससे पता चल जाएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं।
क्या लेवल है आपका, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरत हो तो ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, या फिर नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक मिलता है उसी से मोटिवेशन मिलता है, उतने ही स्टूडेंट को मैं समझता हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे 50 अगर लाइक्स आ गए तो मैं समझता हूँ कि मैं 50 स्टूडेंट को आज पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। ओके, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।